प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री संग्रहालय का पर स्थित नेहरू संग्रहालय का ही एक मॉडिफाइड रूप है, जिसकी संरचना उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। पीएमओ ने कहा कि यह संग्रहालय आजादी के बाद देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है, चाहे उनका कार्यालय जो भी रहा हो और चाहे उनकी जो भी विचारधारा रही हो। कहा गया है कि संग्रहालय का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नेतृत्व, दूरदृष्टि और देश के सभी प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के बारे में संवेदनशील बनाना और प्रेरित करना है। इसके लिए 3 मूर्ति भवन को ब्लॉक 1 और नवनिर्मित इमारत को ब्लॉक 2 के रूप में डेवलप किया गया है। दोनों ही ब्लॉक का कुल क्षेत्र 15,600 वर्ग किलोमीटर है। इसके डिजाइन में टिकाऊ और एनर्जी सेविंग चीजों का ध्यान रखा गया है। इसी के साथ ही परियोजना के दौरान एक भी पेड़ नहीं गिराया गया और न ही किसी को हटाया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कुल 43 गैलरीज हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह अलग अलग वक्त में देश के प्रधानमंत्रियों ने भारत को एक नई दिशा दी। संग्रहालय में कुल 43 गैलरी हैं, जो कि इस कुल 306 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं। आजादी की जंग की शुरुआत से लेकर संविधान के निर्माण तक की कहानी बताता ये संग्रहालय अपने आप में ही बेहद खास है। इसमें ये बताया गया है कि अब तक के प्रधानमंत्रियों ने किस तरह तमाम चुनौतियों के बावजूद भी देश को एक नई दिशा दी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी। घाटी में कश्मीरी हिंदुओं और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद घाटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। आतंकियों ने पोस्टर चिपकाकर और लेटर भेजकर हिंदुओं को घाटी छोड़ने की धमकी दी है। पिछले 11 दिनों में यह छठी घटना है जब टारगेट किलिंग के जरिए प्रवासी हिंदुओं और मजदूरों को निशाना बनाया गया है। कुलगांव के काकरान गांव में आतंकियों ने बुधवार शाम राजपूत समुदाय के शख्स और पेशे से ड्राइवर सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों के मुताबिक सतीश सिंह के सिर में और एक सीने में गोली मारी थी। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना 2 अप्रैल से बढ़ गई है, जब पुलवामा में बिहार के 2 प्रवासियों को गोली मार दी गई। इसके अगले दिन पुलवामा जिले में 2 गैर कश्मीरियों को हमला किया गया और इसी दिन श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवानों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें एक की मौत हो गई। 7 अप्रैल को पंजाब के प्रवासी मजदूर सोनू शर्मा पुलवामा के याडार गांव में एक आतंकी हमले में घायल हो गए। 13 अप्रैल को कुलगांव के काकरान गांव में राजपूत समुदाय के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घाटी में प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर से जारी है। आतंकी हमले का शिकार बने लोगों को ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, जो नौकरी की तलाश में यहाँ अक्टूबर के महीने में आतंकियों ने 5 दिनों में 7 नागरिकों की हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो शांति, सुंदरता, प्रेम, भक्ति और कला के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी शांति वाले राज्य में इन दिनों लोगों के मन में खौफ बना हुआ है। खरगोन में हुई हिंसा के बाद से लोगों के मन में डर बैठ गया है। डरे हुए लोगों को प्रशासन की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया था। आरोप है कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी तभी पथराव शुरू किया गया। इसके बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। रामनवमी और उसके अगले दिन फैली हिंसा के मामले में अब तक करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही गिरफ्तार हुए लोगों की जमीन पर बुलडोजर भी चलाया गया है। हालांकि अब इस हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दंगाई, पत्थरबाजी और तलवार लहराते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हिंसा के बाद इलाके में डर का माहौल है। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार राज्य में सब कुछ ठीक ठाक होने का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से सब कुछ राज्य में ठीक ठाक होने का हवाला दिया जा रहा है। खरगोन में हुई हिंसा के बाद से माहौल सच में तनावपूर्ण है और लोग अपने घरों पर दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश में लगातार गर्मी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे देश में गर्मी भी बढ़ रही है तो वैसे वैसे देश में महंगाई भी तेजी के साथ बढ़ रही है। गर्मी ने आम जनता का पसीना छुड़ा रखा है, तो वहीं बढ़ती महंगाई से भी आम जनता बिल्कुल त्रस्त और परेशान है। बता दें कि फिर से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं, जिससे आम जनता की जेब फिर से ढीली हुई है। सीएनजी अब दिल्ली एनसीआर के अंदर 70 से ऊपर पहुंच गई है, तो वहीं पीएनजी के रेट में भी इजाफा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से बढ़ते रेटों का लेकर यही कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर ही कीमतें तय होती है, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो या फिर सीएनजी की बात हो। लेकिन ऐसे में इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। आम जनता की जेब अब ढीली होती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के बढ़ते दामों के बाद इनका असर
रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर भी पड़ रहा है, चाहे वो राशन हो या फिर सब्जियां हो। सब्जियों के दामों में भी तेजी के साथ उछाल हो रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें दाल, आटा, चीनी की भी, उन पर भी साथ ही साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टी लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है और अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस हो चाहे तमाम विपक्षी दल हो, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से तर्क यही दिया जा रहा है कि महंगाई और तेल के दाम उनके हाथ में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर ही तेल और पेट्रोल के दाम तय होते हैं। लेकिन ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई तो देखने को मिल रही है, लेकिन बीच में पिस कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ आम जनता, और महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद के बाद दिल्ली के एक स्कूल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के एक निजी स्कूल में एक छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल के सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक और वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि एक निजी स्कूल में छात्र और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चों को छुट्टी भी दे दी गई और सरकार ने पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 13 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के कुल 299 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 2.49% हो गई थी। हालांकि कोरोना के किसी मरीज की मौत नहीं हुई। वो बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद में कुछ छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। वहीं दिल्ली में कोरोना केस मिलने के बाद किसी भी स्कूल को बंद करने की खबर नहीं मिली है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टसल देखने के लिए मिल रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपनी अपनी पार्टी में शामिल कराकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया है कि बीजेपी के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हरमेल धीमान बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर पर कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाएंगे। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में गर्माहट देखने के मिल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में स्वागत है, वो किसी भी तरीके से आकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई से कांग्रेस कहीं बाहर होती हुई नजर आ रही है। ना तो कांग्रेस का जिक्र आम आदमी पार्टी के बयानों में होता है और ना ही बीजेपी के बयानों में। इस बीच कांग्रेस लगातार कमजोर होती नजर आ रही है और लोग ये चाह रहे हैं, जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये लड़ाई अब कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच हिमाचल कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है कि वो भी इस लड़ाई में नजर आए। और इस बीच हिमाचल कांग्रेस में संगठन के बदलाव के साथ साथ सीएलपी लीडर के बदलाव को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में सियासी सुगबुगाहट लगातार तेज हो रही है। आने वाले दिनों में ये सियासी हलचल और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 82 खेड़ की दौला थाने के अंतर्गत वाटिका इंडिया नेक्स्ट सोसाइटी में उस वक्त विवाद पनप गया जब बच्चों को लेकर एक महिला ने खेल को लेकर टोका और उसके बाद विवाद इतना पनप गया कि महिलाओं के साथ बाउंसर द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया। हालांकि इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने 4 से 5 लोगों के खिलाफ खेड़ की दौला थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। भिवानी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े धूमधाम से बनाएगी। आपको बता दें कि जिला स्तरीय इस कार्यक्रम के अंदर कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने की थी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जेपी दलाल ने पत्रकारों से भी बातचीत की और बताया कि SYL के पानी को लेकर के जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि SYL का पानी केजरीवाल जो कि भिवानी जिले के ही निवासी हैं, हालांकि पंजाब में अब केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उन्हें इस तरफ पानी के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहीं A1 पेंशन को लेकर के भी उन्होंने बात की, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का नारा है कि एक विधायक एक ही पेंशन ले। हालांकि विधायकों को कई पेंशनें मिलती हैं, वही कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, मुद्दों को भटकाना चाहते हैं।
पंजाब की सरकार अलूल जलूल बयान देती है और धरती पर यानी कि कुछ कार्य नहीं करती है, उसकी वजह से ये जो है अनऑप्शनल बयान दे करके ये कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मुद्दा भी नहीं है और बिना मुद्दा वहीन बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राय विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी स्टेडियम पूरे हरियाणा की स्टेडियम, जहां पर साई स्टेडियम है और यहाँ पर सभी तरह के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और ख़ास बात ये देखने को मिली कि कुश्ती को बाहर निकाल दिया है। हमने बातचीत की, प्रयास किया कि कोचेज से बात करें, खिलाड़ियों से बात करें, और खिलाड़ियों ने भी कहा और कोचेज ने भी कहा कि जल्द इस पर फैसला ले और जल्द भारत इस पर बात करे, क्योंकि कुश्ती कभी से ही भारत का नाम रोशन करती हुई आई है और कुश्ती एक बड़ा खेल है और हरियाणा का नाम रोशन करती है। और कुश्ती को बाहर निकाल दिया तो इस पर जल्द ही सरकार विचार करे, और खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि जल्द से इस पर विचार करे और जल्द से इस पर बैठक करे, क्योंकि कुश्ती ही एक पूरे भारत का नाम रोशन करती है। देश भर के साथ साथ रेवाड़ी में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के अंबेडकर चौक पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर गरीब तथा मजदूरों के मसीहा थे। उन्होंने सभी को शिक्षा का मूल मंत्र दिया था। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे हर नीचे का व्यक्ति ऊपर तक पहुंच सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, संविधान से ही आज पूरा देश चल रहा है। आज इंद्री कोर्ट में जज की दादी और उसकी ताई को भी पेश किया गया है और पुलिस ने 1 दिन का रिमांड उसका हासिल किया है। आपको बता दें कि जज हत्याकांड में प्रत्येक दिन नया नया खुलासा हो रहा है। कल अंजलि का 3 दिन का रिमांड पूरा हो गया था, उसको यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था और 2 दिन का उसका रिमांड लिया गया था। वहीं पर कल शाम को ही जज की जो दादी है और उसकी ताई जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में पेश किया। उनका 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया। कल तीनों को ही यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आगे और उनका रिमांड लेती है या उन्हें न्याय की हिरासत में भेजा जाता है। आपको बता दें कि जज हत्याकांड जो है आज पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में है, क्योंकि जिस प्रकार से एक छोटे से बच्चे की 4 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, तो किसी के भी हर व्यक्ति के दिल में यह है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और करनाल के अंदर एक बड़ी पंचायत भी हुई जिसमें लोगों ने प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। लोगों का यह कहना है कि पुलिस जो है सही ढंग से जांच नहीं कर रही है, सीबीआई से जांच की बार बार मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि पुलिस उसमें और क्या नया खुलासा करती है, क्या और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार करती है या यही तीनों आरोपी हैं, क्योंकि जज की जो ताई है और दादी इनको उस धारा के तहत जोड़ा गया है, क्योंकि इनकी छत पर अंजलि ने शव को जज के शव को फेंक दिया था और इन्होंने उस शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए पास के ही जो डेयरी का शेड था उसके ऊपर डाल दिया था। शव खुर्द-बुर्द करने की धारा इनके साथ जोड़ी गई है और कल इनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंजलि को भी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगामी जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस करी हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं और एक बोर्ड गठित कर दिया गया है। आखिरकार अंजलि ने जज की हत्या क्यों की थी। जज का वह मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और जब पुलिस ने अपनी जांच की तो उसमें उन्होंने पाया कि वह सीआईडी नाटक और इस प्रकार के वह सीरियल उसमें देखती थी, जिसमें सुसाइड करने की या मर्डर करने के तरीके उसमें दिखाए जाते थे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है। तो पुलिस ने उसी को आधार बना करके वो साइको की भी मरीज बताई जा रही है और उसका इलाज भी चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उसकी दवाई भी चल रही है, पानीपत से भी उसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस हर पहलू पे इसकी जांच कर रही है। बल्लभगढ़ का स्थानीय प्रशासन व मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ आज सुबह अचानक से ही हरकत में आ गई, जब उन्हें पता लगा कि बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित कमेटी के ट्रांसपोर्टर के द्वारा गेहूं का उठान नहीं होने के चलते आड़तियों ने इकट्ठे होकर सरकार व प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बल्लभगढ़ मंडी के आड़तियों ने शिकायत करते हुए बताया कि निर्धारित ट्रांसपोर्टर लोडिंग के लिए गाड़ी नहीं दे रहा। ट्रांसपोर्टर एक ही कांटे पर टोल कराने की जिद पर अड़ा हुआ है, जिसका आड़तियों को शक है कि उस कांटे पर गेहूं कम तोला जा रहा है। ट्रांसपोर्टर और आड़तियों की समस्या के चलते किसान की पेमेंट नहीं हो पा रही। इस समय बल्लभगढ़ मंडी में 1.5 लाख गेहूं के कट्टे रखे हुए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर अपनी जिद के चलते इन कट्टों को नहीं उठा रहा।
चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के साथ चौथी बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इस दौरान जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 67 लाख परिवारों ने परिवार पहचान पत्र के लिए पंजीकृत किया है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी जानकारी दी है कि अब तक प्रदेश में 43 विभागों की 443 के करीब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत की गई है। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना लागू की है, जिसके तहत हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र के साथ तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ जोड़ा है ताकि अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंच सके। करनाल जश हत्या मामले को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई। करनाल के सेक्टर 12 में यह महापंचायत बुलाई गई। वहां काफी लोग पहुंचे, कई संस्थाओं के, कई गांव के लोग पहुंचे, आसपास के जिलों के भी लोग पहुंचे। उसके साथ वहां पर लोगों की एक 11 मेंबरी कमेटी बनी। कमेटी ने फैसला लिया कि एसपी को मिला जाए, जो करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, उनसे मिला जाए। उसके साथ अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हम एसपी साहब से मिलकर आते हैं, लेकिन वहां पर जो काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, युवा पहुंचे हुए थे, उन सभी का कहना था कि हम सभी वहां पर जाएंगे। इसी के साथ वो लोग यहां पर पहुंचे, प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और यहां पर पुलिस ने उनको रोक लिया और 11 मेंबरी जो कमेटी थी वो करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से मिले। और कमेटी जब गंगाराम पुनिया से मिलकर वापस गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें संतुष्ट किया है कि आज शाम को पूरी घटना के बारे में खुलासा कर दिया जाएगा, आपको संतुष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर वहां पर जो लोग थे, जहां परिजन थे, जहां उनके साथ कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने वहां पर हंगामा किया और रोड जाम करने को लिए निकले तो पुलिस ने वहां पर रोक लिया और इसी के साथ पुलिस को उनको रोकने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि हम पूरे मामले का खुलासा जल्दी करेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कल करनाल पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर कोई बड़ा खुलासा कर सकता है कि कल दोनों जो आज ताई और दादी के साथ साथ जो अंजलि है उसका भी कल रिमांड खत्म हो रहा है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके साथ ही कोई बड़ा खुलासा करनाल पुलिस कर सकती है। करनाल पुलिस का कहना है निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और दोषी है उनको बचाया नहीं जाएगा। के एक मजदूर को शराब पीकर मजाक करना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। वह जो कि कालावाली थाना के सामने टाइल फैक्ट्री में काम करने वाले उमेश कुमार मजदूर ने उमेश को मजाक कर दिया। इतने में उसने अपने पास रखी हुई लोहे की राड उसमें सिर पर दे मारी और जिससे उसकी हत्या हो गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इतना ही नहीं, पुलिस थाना प्रभारी जो नए थाना प्रभारी आए हैं, जब मीडिया ने इस बारे में सवाल जानने चाहे तो मीडिया से दूरी कतराते हुए नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं रोपवे के टर्मिनल 1 धर्मशाला पर, जहां पर टूरिस्ट जो है इस रोपवे के माध्यम से जो है मैक्लोडगंज से धर्मशाला की ओर पहुंच रहे हैं। वहीं आज वीकेंड होने के कारण जो है टूरिस्ट जो है भारी संख्या में जो है धर्मशाला घूमने के लिए पहुंचे हैं और टूरिस्ट कहीं ना कहीं जो इस रोपवे के माध्यम से जो है धर्मशाला से मैक्लोडगंज और मैक्लोडगंज से जो है धर्मशाला की ओर आ रहे हैं। वहीं अगर इस रोपवे की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहीं इस रोपवे के अधिकारियों का कहना है कि इस रोपवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी टाइम टू टाइम की जाती है और इसका निर्माण जो है वो टाटा कंपनी ने करवाया हुआ है। वहीं पर्यटकों का भी ये कहना है कि टाटा कंपनी का जो एक नाम है तो इस रोपवे में सफ़र करते हुए उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि अगर वो इस रोपवे में सफ़र कर रहे हैं तो उनका जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं साफ रहने वाला है, सुरक्षित रहने वाला है। पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई का जायका जो है किचन में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शिमला में बात करें तो शिमला में सब्जी जो है आसमान छू रही है। ऐसे में गरीब जनता पर इसका जो है असर देखने को मिल रहा है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दामों में जो है भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही नींबू के दामों की बात करें तो नींबू 250 रुपये प्रति केजी के करीब यहाँ पर बिक रहे हैं। ऐसे में
गरीब जनता को घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके चलते अब घर का बजट भी जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सब्जी मंडी के अध्यक्ष का कहना है कि आने वाले दिनों में इन दामों में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। गाड़ी ने आज लगभग 60 झुग्गियों को राख कर। आपको बता दें कि ऊना के वार्ड नंबर 4 में विकास नगर में कुछ राजस्थानी प्रवासी अपना गुजर बसर करने के लिए यहाँ झुग्गियों में रहते थे और साथ में दिहाड़ी लगाकर रोज़मर्रा का जीवन व्यतीत कर रहे। अचानक लगभग 1 बजे आज जो है एक चिंगारी ने यूँ ऐसी आग पकड़ी कि आसपास की 60 झुग्गियाँ जो है वो पल भर में राख हो गई। मौके पर अग्निशमन की लगभग 4 गाड़ियाँ बुलाई गई। आग पर काबू तो पाएगा पर लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि गर्मी का मौसम है। जिन उत्पादों का यूज़ करके वो झुग्गियाँ बनाते हैं वो हर चीज़ सूख जाती है जिस कारण आग तीव्रता से फैलती है। तो माना यह जा रहा है कि खाना बनाते समय ये घटना जो है वो घटी है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है पर लेकिन लगभग काफ़ी संपत्ति जो है क्योंकि राजस्थानियों के गहने जो होते हैं चांदी के होते हैं तो वो ड्रॉज में रखे होते हैं या संदूकों में रखे होते हैं तो वो जो हैं जल चुके हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और हर संभव राहत कार्य जो है वो जारी किया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और किस प्रकार जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद करता है।